17 साल की हो चुकी थी। मुझे शादी करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। मेरे अंदर जज़्बात इस कदर ज़्यादा थे कि मैं जल्द अज़ जल्द अपने शौहर की कुर्बत चाहती थी। फिर जिस दिन मेरी शादी हुई, मैं उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। शादी की पहली रात मेरी अम्मा ने मुझे एक गोली दी और कहा कि उसे अपने शौहर को दूध में डालकर पिला देना, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश करेगा। मैंने भी ऐसा ही किया। जब पहली रात शौहर पास आया तो मैंने उसे दूध पिला दिया, लेकिन उस दिन तो मेरे होश उड़ गए जब मेरे शौहर ने सारी रात ही। मैं एक हसीन लड़की थी और अब मुकम्मल जवान हो चुकी थी, इसलिए चंद दिनों बाद ही मेरी शादी रख दी गई थी। मेरा हम सफ़र भी मेरी टक्कर का था। हमारी शादी की तैयारियां शुरू थी। मैंने बड़े जोशो खरोश से अपनी शादी की तैयारियां की और आखिरकार दिन आ गया। मैं दुल्हन बनकर पार्लर से वापस आई तो मेरी वालदा ने एक शापर मुझे दिया और देते हुए कहा कि मैं अपने पर्स में छुपा लूं। मैंने पूछा कि अम्मा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शौहर के लिए दवाई है, तुम इसको हर रोज़ दूध में मिलाकर उसको पिलाना है और ये अमल 30 दिन तक करना है और ये किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए। मैंने वालदा से पूछा कि इन्हें तो ज़ाहिरी तौर पर कुछ भी नहीं है, तो फिर ये किस चीज़ की दवाई है। वालदा ने कहा ज़्यादा सवाल जवाब ना करो और ये दवाई उसको लाजमी पिलाना। मैं चुपचाप वो दवाई पर्स में डाल ली और रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में मेरी खूब आओ भगत की गई। मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी कि मैं इतनी मनचाही बहू हूँ और मेरा शौहर भी हर बात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। मैं अपनी माँ की बताई हुई बात भूल गई थी और मुकम्मल तरीके से अपनी शादी की रस्मों के मज़े कर रही थी। रात गई मुझे बेड पे पहुंचाया गया और मेरे कमरे में जाने के थोड़ी देर बाद ही अम्मा मेरे कमरे में आई और कहा कि मैं किसी भी सूरत में शौहर को दवाई खिलाना। मुझे लगा कि मेरी अम्मा कभी भी मेरा बुरा नहीं चाह सकती, इसलिए मैंने उनकी बात मानने का फ़ैसला कर लिया। जैसे ही मेरी नंद दूध का गिलास लेकर कमरे में आई तो मैंने फ़ौरन से इसमें दवाई शामिल कर दी और इस काम से भी फारिग ही हुई थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई और मेरे शौहर फुरकान कमरे में दाखिल हुए। सलाम दुआ के बाद जब उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो कितनी देर तक मेरे चेहरे से नज़रें ना हटा सके। शायद हमारे दरमियान मौजूद रिश्ते ने उनके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दी थी, लेकिन मैं तो शर्मो हया की वजह से उनको नज़र भर के देख भी नहीं सकती थी। मेरी थकन के पेश नज़र फुरकान ने मुझे कपड़े तब्दील करने का बोला। मैंने फुरकान को दूध का गिलास पकड़ाया और ख़ुद कपड़े तब्दील करने चली गई, लेकिन मेरे वापस आने तक फुरकान सो चुका था। मैं सोच रही थी कि क्या हुआ, फुरकान सो क्यों गया था और वो भी इतनी जल्दी। थोड़ी ही देर पहले तो वो मुझसे बातें कर रहा था जल्दी थोड़ी ही देर पहले तो वो मुझसे बातें कर रहा था, तो उस वक्त उसके चेहरे पर नींद के आसार बिल्कुल भी नुमायां नहीं थे। अब अचानक ये क्या हो गया था। मुझे लिबास तब्दील करने और मेकअप साफ़ करने में तकरीबन 15 से 20 मिनट ही लगे होंगे और ये इतना ज़्यादा वक्त नहीं था कि कोई दूल्हा शादी की पहली रात इस तरह से सो जाए। ना ही तो उन्होंने कोई ऐसी बात की थी कि मुझे नींद आ रही है या थक चुके हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहे थे, थोड़ी देर पहले मुझसे बातें करते हुए, और मैं तो जैसे हवाओं में थी और वो मेरे हुस्न की इतनी तारीफ़ें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे बग़ैर मेकअप के देखना चाहते हैं, मेरा खालिस हुस्न देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने मेकअप साफ़ किया। वाकई मैं बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहती थी कि वो मेरा चेहरा बग़ैर मेकअप के भी देखें ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि मैं मेकअप के बग़ैर भी बहुत ही खूबसूरत दिखती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई तो फिर तो नींद की आगोश में जा चुके थे। उन्हें सोता देखकर तो मेरे अरमानों का महल ज़मीन बोस हो गया था। ये वो लम्हात होते हैं जो एक दुल्हन अपने शौहर के साथ गुजारना चाहती है और ये ज़िंदगी भर के लिए यादगार लम्हात बन जाते हैं। जब एक जायज़ रिश्ते में लड़का और लड़की बन जाते हैं, सारी ज़िंदगी कुछ लोग हराम से दूर भागते हैं ताकि वो हलाल के रिश्ते निभा सकें, लेकिन मेरी किस्मत के फुरकान तो सो चुका था। मैंने उनके करीब जाकर आवाज़ मारी कि उनकी आँख खुल जाए, मगर उनके वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत नहीं हुई। फिर मैंने अपनी चूड़ियों की आवाज़ से शोर पैदा करने की कोशिश की उनके कान के करीब ताकि उनकी आँख खुल जाए, मगर बेसूद मैं सोच में पड़ गई कि आखिर 20 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो इतनी गहरी नींद आ गई। फिर अचानक मेरी नज़र उस दूध के गिलास पर पड़ी जो खाली था, तो मुझे याद आया कि मैंने थोड़ी देर पहले ही उनको दवाई मिला कर दी थी और दूध के साथ मैं सोच रही थी कि क्या वाकई इस दवाई का असर था
जो वो गहरी नींद में चले गए थे। अगर ये दवाई का असर था तो बहुत गलत हुआ था। अभी तो उन्होंने बातें करना भी शुरू नहीं की थी। ये सब क्या हो गया था? मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मैंने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो ऐसे सोए जैसे जागे ही न थे। मैंने परेशानी से अपना मोबाइल उठाया और अपनी वालिदा का नंबर मिलाया। मेरी माँ ने परेशानी के आलम में मुझसे सवाल किया कि मैं इस वक्त इन्हें कॉल क्यों कर रही हूँ। पता नहीं, मुझे मेरी माँ बहुत घबराई हुई महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि उन्हें लगता है कि मैं उन्हें कोई बुरी खबर सुनाने वाली हूँ, इसीलिए फ़ोन किया है। अम्मी, आपने जो दवाई मुझे दी थी, क्या वो नींद की दवाई थी? क्योंकि दवाई लेने के बाद तो फुरकान फ़ौरन ही गहरी नींद में चले गए हैं। ये तो कोई बात ना हुई। अगर मुझे मालूम होता कि वो नींद की दवाई है तो मैं उन्हें कभी ना देती। अगर सुबह उठकर मालूम हो गया कि मैंने उन्हें नशा आवर दवाई दी है उन्हें सुलाने के लिए, तो मेरा क्या किरदार बचेगा उनकी नज़र में? ये तो वही सोचेंगे ना कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती और उनकी कुर्बत नहीं चाहती, इसलिए मैंने उन्हें सुला दिया। मेरा क्या तासुर पड़ेगा इन पर? इस किस्म की हरकतें शोहर के साथ वो बीवियां करती हैं जो शोहर से शादी से खुश नहीं होती और शादी की पहली रात ही शोहर को नशा आवर दवाई देकर सुला देती हैं। मैं सामने से अम्मी की बात सुने बगैर ही बोले जा रही थी। मेरी वालिदा ने कहा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ताकत की दवाई थी, उसमें नींद की दवाई शामिल नहीं थी। अगर उसे नींद आ गई तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। तुम्हें 30 दिन तक ये दवाई पूरी करनी होगी, वरना बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी तो तुमने दवाई दे दी है और अगर तुम ये दवाई तरीके से इन्हें नहीं दोगी तो दवा का उल्टा असर भी हो सकता है। अम्मी की बात सुनकर तो मैं जैसे घबरा ही गई थी। इसका मतलब कि 30 दिन यूं ही गुजर जाएंगे और फुरकान दवाई पीने के बाद इसी तरह से सो जाया करेंगे। मरता क्या ना करता, मुझे अम्मी की बात माननी पड़ी। मुझे लगा कि सुबह उठकर फुरकान ज़रूर इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब सुबह फुरकान ने इस बारे में कोई बात ही न की और वह बिल्कुल नॉर्मल रहे। मैं सोच रही थी कि उन्हें रात वाली बात याद नहीं थी कि उनको जल्दी नींद आ गई थी, या फिर वो जानबूझकर अनजान बन रहे थे। और सुबह होते ही सबकी मुतज्जस निगाहें हम दोनों पर थीं। मुझे उन निगाहों से बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि हम दोनों का नॉर्मल रवैया देखकर सब मुतमिन हो गए और वो दिन भी गुजर गया। दूसरी रात भी मैंने सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे शोहर को महसूस होता है या नहीं, फिर से दवाई दूध में मिला दी और वही हुआ। 2 मिनट के अंदर अंदर फुरकान गहरी नींद में सो गया और सुबह उठते ही वो फिर नॉर्मल था। मुझे भी लगने लगा कि सच में फुरकान में कोई नुक्स है, वरना कौन शोहर शादी की पहली रात से ही सोया रहता है और उसे महसूस भी नहीं होता, और तो वो सारा दिन बड़ा नॉर्मल रहता है। इसका रवैया कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो कुछ अलग है, और रात होते ही मैं इसके दूध के गिलास में दवाई डाल देती और वो 2 मिनट के अंदर ही सो जाता। फुरकान सारा दिन ऑफिस में होता और रात को ही वापस घर आता था। हमारी बात होती, फिर मुझे मजबूरन उसे दवाई मिलाकर देनी होती थी और वो गहरी नींद में चले जाते। मैंने वो दवाई ख़ास जगह पे छुपाई हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी की नज़र इस दवाई पर पड़ जाए, ख़ासकर फुरकान की। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं ये क्या करती फिर रही हूँ उनकी नाक के नीचे। इस शादी को लेकर जो मेरी ख्वाहिशात या मैंने जो कुछ सोच रखा था वह सब मुझे ख्वाब लगने लगा था। ये शादी मेरे लिए एक मुकाबला बन गई थी। मुझे फुरकान का राज मालूम करना था, क्योंकि उसके नाम पर ब्याह कर आई थी और मैंने सारी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी थी। इस सारे सिलसिले में 15 दिन गुजर गए और मैं रोज़ाना फुरकान को दवाई दे देती, लेकिन मेरे अंदर भी जज्बात का समुंदर ठाठे मारने लगा था। मैंने सोचा कि यह ख्वाहिश जायज़ है तो फिर क्यों अपने आप पर जुल्म कर रही हूँ। मैं न सिर्फ अपने आप पर जुल्म कर रही थी बल्कि फुरकान पर भी जुल्म कर रही थी। मुझे लग रहा था कि इनमें कोई नुक्स नहीं है, बिला वजह ये बात फैलाई गई थी। और एक रात जज्बात के हाथों मजबूर होकर मैंने एक दिन फुरकान को पिला दिया। फिर वैसा ही होने लगा जैसे मेरी ख्वाहिश थी। फुरकान मोहब्बत भरी बातें करने के बाद करीब आए। अभी हमें लेटे कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे अजीब सा कुछ महसूस हुआ, और जब मैंने लाइट जलाई देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? ये फुरकान मेरे साथ क्या कर रहा था और वो क्या से क्या बन गया था? इसको इस हाल में देखकर तो मेरी चीख बुलंद हुई थी।
मैं फटी फटी आंखों से फुरकान को देखने लगी। उसी वक्त मुझे एहसास हो गया कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। यही वो नुस्खा था जिसकी बातें बार बार मेरी वालदा मुझसे कर रही थी, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी। मुझे फुरकान से खौफ आने लगा। मुझे और तो कुछ समझ ना आया। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर भाग गई और जाकर अपनी सास को जगाया। तो सास ने मुझसे कहा कि आखिर क्या हो गया है आधी रात को? ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है जो तुम मुझे जगा रही हो? मैंने कहा कि आपके लिए क़यामत नहीं आई होगी, लेकिन मेरी आ गई है। ये सब कुछ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उनका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई। वो कमरे में आई तो खामोश खड़ी हो गई। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि ये फुरकान के साथ ऐसा मसला है, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है। मेरी सास कहने लगी, तुम्हें नहीं पता ये सब क्या है? ये बोलकर मेरी सास तो वापस चली गई, लेकिन मैं अब अकेली इसका हल ढूंढ रही थी। उस वक्त और कुछ भी समझ न आया तो मैंने फ़ौरन से दूध में वही दवाई मिलाकर फुरकान को पिला दी और वो 2 मिनट में सो गए। दूसरे दिन सुबह उठने के साथ ही मैंने कहा कि मुझे अपनी अम्मी के घर जाना है, तो फुरकान मुझे अम्मी के घर छोड़ गए। मैंने आते साथ ही अम्मी से सवाल किया कि आपको ये सब कुछ मालूम था? अगर मालूम था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और आपने मेरी शादी वहाँ क्यों करवाई? अगर मालूम नहीं था तो फिर आपने वो दवाई मुझे क्यों दी? इतने सारे सवाल मैंने एक साथ कर दिए, लेकिन मेरी माँ ने मुझे किसी बात का जवाब भी नहीं दिया और एक ही बात कही कि ये सब तुम्हारा नसीब है। मैंने उसी वक्त कहा था कि सोच लो, और तुमने कहा था कि वो लड़का बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें वहाँ ही गुजारा करना है और उसी इंसान के साथ गुजारा करना है। ये जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि वो मेरी सौतेली माँ है। अगर सगी माँ होती तो कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं करती। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं अपनी माँ को वो सब बताऊं जो मैंने देखा था, तो शायद ही उनको मामले की संगीनी का एहसास हो। मैंने उनको वो सब कुछ बताया जो मैंने उस दिन देखा था, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और इधर उधर की बातें करने लग गई, जिससे मैं समझ गई कि मैं वापस इस घर में नहीं आ सकती। मुझे अपने ही घर में रहना है और उसी इंसान के साथ रहना है। और अब मैं उस घर में वापस जाने के नाम से डर रही थी, लेकिन मैं औरत हूँ, मजबूरी थी। 2 दिन अपनी वालदा के घर रहकर मैं वापस उसी घर में चली गई, जो अभी मुझे घर कम और जहन्नम ज़्यादा लग रहा था। हैरत की बात यह थी कि सारा दिन फुरकान बिल्कुल नॉर्मल रहता था, मेरी छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं भूलता था और घर से बाहर जाता तो वापस कभी भी खाली हाथ नहीं आता था। मेरे लिए कुछ ना कुछ लाजमी लेकर आता। इतना प्यार करने वाला इंसान रात के अंधेरे में क्या बन जाता था, मैं तो ये सोचकर परेशान थी। सच तो ये है कि मुझे भी फुरकान से प्यार हो गया था और मैं उसे छोड़कर जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे उससे डर भी लगता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि उस चीज़ का क्या हल है। जो हल था वो ज़रूर करती। अब रोज़ाना रात को दूध में दवाई मिलाकर पिला देती। सवाल ये था कि अगर फुरकान ऐसे ही रहा तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। उस दिन के बाद से मेरी सास का रवैया भी मेरे साथ बदल गया था। वो भी फुरकान के सामने तो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती, लेकिन शोहर के पीछे से रवायती सास बन जाती और मेरे हर काम में कोई ना कोई सवाल कर देती। अब मैं 2 महाजों पर लड़ रही थी, क्योंकि साफ हरी झंडी दिखा दी थी कि मैं वापस नहीं जा सकती। इसी कश्मकश में एक हफ्ता और गुजर गया। अब तो दवाई भी बहुत कम दिनों की रह गई थी और मैं तो ये सोच सोच के परेशान थी कि अगर ये दवाई ख़त्म हो गई तो क्या होगा। मैंने फ़ैसला किया कि इस मौजू पर फुरकान से ही बात करती हूँ। मैंने बातों बातों में उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये महसूस करके मैं परेशान हो गई कि उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है और ऐसा ही कुछ रहा तो ये सब कैसे चलेगा। जब भी मेरी आंखों के सामने वो रात आती, मैं फिर से कांप जाती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी सास थे, मैंने सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म किए और जाकर सास के कमरे में बैठ गई। इधर उधर की बातों के दौरान ही मैंने सास से कहा कि वो मुझे सच बताएं कि ये सब क्या है, ताकि मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल सकूं। पहले तो उन्होंने बात आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें मजबूर कर दिया कि मुझे सच बताएं, क्योंकि अब ये बात मेरी ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई है। जो कुछ भी मेरी सास ने मुझे बताया वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात थी। उन्होंने बताया कि जब फुरकान पैदा हुआ था तो बिल्कुल ठीक था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये सब आता गया। वो सारा दिन बिल्कुल नॉर्मल रहता था, लेकिन रात होते ही वह बदल जाता था।
میں نے اس چیز پہ اتنا خاص دھیان نہیں دیا اور فرقان جوان ہو گیا اور اب اس میں یہ چیز اتنی ہو گئی تھی کہ میں پریشان ہو گئی۔ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا اور میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اسے بہت سے عاملوں اور پیروں فقیروں کے پاس لے کر جاتی رہی، لیکن جب ان سب سے کام نہیں بن پایا تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اب میں کسی لڑکی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے 2 سال اور گزر گئے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ تو تمہاری ماں میری بہت پرانی دوست ہے۔ ایک دفعہ سفر کے دوران مجھے ملی، ہم لوگ بہت ہی عرصے بعد ملے تھے، اسی وجہ سے میں اسے اپنے گھر لے آئی اور بات چیت کے دوران میں نے اپنی پریشانی اسے بتا دی۔ تمہاری ماں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا اور میرے ساتھ ہر جگہ جاتی رہی۔ میں فرقان کو مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتی تھی۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا اور کچھ ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ ایک دفعہ جب میں تم لوگوں کے گھر گئی تو فرقان کی نظر تم پر پڑ گئی اور تم اسے پسند آ گئی۔ اس نے ضد لگا لی کہ میں اسی لڑکی سے نکاح کروں گا۔ میں نے تمہاری ماں سے بات کی تو وہ نہ مانی، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتی تھی، لیکن میں بھی بیٹے کی زندگی کے لیے مجبور تھی۔ آخرکار میں نے تمہاری ماں کو واسطہ دے کر منا لیا اور اس طرح فرقان کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ بعد میں تمہاری ماں کوئی مسئلہ نہ کر سکے۔ لیکن اب میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے شادی کے بعد کیا مسئلہ ہوگا۔ لیکن شادی کے دوسرے دن تم مطمئن نظر آ رہے تھے، وہی سچ تھا، اور پھر اتنے دن سکون میں گزر گئے۔ لیکن ایک دن تم مجھے جگانے آئی تو مجھے لگا شاید یہ سکون وقتی تھا اور پھر سے وہی مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں یا نہیں، اور میں تم سے بھی بہت شرمندہ تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب وہ میرا شوہر ہے اور اس کا ساتھ دینا میرا فرض ہے۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ میری ماں نے ایک دوائی دی تھی جو کہ میں ان کو دودھ میں بھی ڈال کر پلاتی ہوں، جس کی وجہ سے وہ 2 منٹ میں سو جاتے ہیں۔ لیکن میری ساس نے کہا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ جس دن جاگتا رہے گا اس دن وہی ہوگا۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی، لیکن اب مجھے ایک امید تھی کہ میں اپنے شوہر کو ٹھیک کر سکتی تھی۔ ایک رات کو میری آنکھ کھلی تو وہی سب کچھ پھر ہو رہا تھا۔ مطلب میرے شوہر میرا میک اپ کا سامان نکال کر خود کو میک اپ کر رہے تھے۔ جی بالکل، میرے شوہر دوہری شخصیت کا شکار تھے۔ وہ دن کو مرد تھے اور رات کو عورت سمجھنے لگتے، اور یہی ان کی شخصیت کی گرہ تھی جو مجھے کھولنی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ آج میں نے ان میں دوائی کی مقدار کم ڈالی تھی، شاید اس لیے آدھی رات کو وہ جاگ گئے تھے۔ جب میں ان کے پاس گئی تو وہ خود کو عورت سمجھ رہے تھے۔ وہ ٹائم بڑی مشکل سے گزارا میں نے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ سب کچھ بھول گئے۔ اب ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ رات کو ایک عورت بن گئے تھے، لیکن اصل میں وہ مرد ہی تھے۔ ان کے اندر ایک اور شخصیت چھپی ہوئی تھی۔ اب ان کے اندر کہاں سے آئی تھی اور کدھر سے آئی تھی، مجھے اس بات کا پتہ لگوانا تھا۔ میں بہانے سے ان کو اپنے ایک دوست ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور اس کو سارا مسئلہ بتایا، اور جو اس نے حل بتایا وہ بظاہر تو ناممکن لگتا تھا، لیکن مجھے ہر حال میں کرنا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے بنیاد کا پتہ کرنا ضروری ہے کہ فرقان کے اندر یہ مسئلہ آیا کہاں سے۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کب سے شروع ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ جب فرقان 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو رات کے وقت اپنی بہن کا میک اپ اس کے کپڑے پہن کر خود کو عورت سمجھتا تھا اور اس کی طرح بولنے کی کوشش کرتا تھا۔ ساس نے مجھے پوری تفصیل سے بات بتائی۔ اس دن کے بعد سے میں نے فرقان پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ آخرکار میں نے ان کے کمرے سے ان کا پرانا سامان نکالا اور وہاں سے مجھے اس راز کا پتہ چل گیا۔ ان کے پرانے سامان سے مجھے بہت سی ڈائری اور کتابیں ایسی ملی جو کہ سائیکالوجی پر مشتمل تھی، اور شاید وہی ساری چیزیں پڑھ کر یہ خود پر آزماتے رہے اور پھر یہ خود وہی بن گئے۔ وہ ساری کتابیں اپنی دوست ڈاکٹر کے پاس میں لے کر گئی اور جیسے جیسے وہ کہتی گئی میں ویسے ویسے کرتی گئی۔ 1 سال تو لگ گیا، لیکن فرقان اب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اگر میں چاہتی تو واپس اپنے میکے بھی جا سکتی تھی اور فرقان کو ان کے حال پر چھوڑ سکتی تھی، لیکن جو انسان مجھے عزت اور پیار دے رہا تھا، میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں، یہ بات گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ اور سچ کہتے ہیں کہ سچی اور مخلص دل سے کی جانے والی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، بعض اوقات ڈھہ جانے میں بھی بھلائی ہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اکثر اپنی منمانی کرنے کی خاطر دوسروں کو سہارا دینا چھوڑ جاتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ سچ ہے کہ جو انسان سچے دل سے کسی کی مدد کرتا ہے یا اس کا اچھے کام میں ساتھ دیتا ہے تو یقیناً وہ اس کا اچھا بدلہ ہی پاتا ہے۔
دوستوں اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہے تو